दोस्तों, आप सभी का हॉट कहानियां यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कला शैतानी युद्ध कला। अचानक से विषभानु को भी कुछ पुरानी बातें याद आई, जिसके बाद वह खुद को रोक ना सका। 1 साल पहले अपार शक्ति विद्यालय के आंतरिक क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ था, वह सब उसकी आंखों के सामने से फिर से गुजरने लगा। उस समय सुप्रिया बुरी तरह से घबराई हुई थी और बार बार एक ही बात कह रही थी कि आकर्ष को शैतानी युद्ध कला आती है। उस समय बाकी सबके साथ विषभानु को भी यही लग रहा था कि सुप्रिया बस डरने का नाटक कर रही है। वास्तव में शैतानी युद्ध कला जैसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब फिर से एक वैसा ही दृश्य अपनी आंखों के सामने देख वह सोचने पर मजबूर हो गया। अब उसे सुप्रिया के कहे हुए शब्द सच लगने लगे, क्योंकि हो सकता है उस समय सुप्रिया नाटक कर रही हो, लेकिन आज रणवीर तो बिल्कुल भी नाटक नहीं कर रहा था। अगर रणवीर की हरकत भी बिल्कुल सुप्रिया के उस दिन की हरकतों के जैसी थी, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि आकर्ष वाकई शैतानी युद्ध कला जानता था। यही सब सोचकर अब जब उसने दोबारा से आकर्ष को देखा, तो उसकी आंखों में डर का भाव साफ छलकने लगा। शैतानी युद्ध कला, यह क्या है? तुम क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ कहो। वरिष्ठ एल्डर वृषभ ने कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए विषभानु से पूछा। उसको डरा हुआ देख वह समझ गया था कि विषभानु को रणवीर की उन हरकतों के बारे में कुछ तो पता है। अपने मास्टर की आवाज सुनकर विषभानु पहले तो बहुत ज्यादा डर गया। उसे डर था कि वह जो बात अपने मास्टर को बताएगा, उसे सुनकर उसके मास्टर उसे भी पागल ना समझने लगे। लेकिन साथ में वह यह भी जानता था कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो मास्टर उस पर वैसे भी गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए उसने आकर्ष की शैतानी युद्ध कला के बारे में सारी जानकारी बता दी। तो इसका मतलब हुआ कि रणबीर की मौत बेकार नहीं गई। वरिष्ठ एल्डर वृषभ ने एक गहरी सांस ली और अपने भीतर के डर को बाहर निकाला। इस समय उनकी आंखों में डर की जो चमक थी, वह पहले वाले से बिल्कुल अलग थी। मैं माफी चाहता हूं मास्टर, मेरे पास एल्डर रणबीर का बदला लेने की क्षमता नहीं है, विषभानु ने खुद को कोसते हुए कहा। विषभानु, बदले के बारे में भूल जाओ। बेहतर यही रहेगा कि तुम आज वाली इस घटना को भी भा दो। भविष्य में इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी तुम आकर्ष से न उलझो। अगर तुमने उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो न सिर्फ तुम अपना विनाश करवाओगे, बल्कि हमारे पूरे दंश गुरुकुल को भी खतरे में डाल दोगे। वरिष्ठ एल्डर वृषभ ने अपने शिष्य विष भानु को समझाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था, जैसे बस सच में अपनी मृत्यु को अपनी आंखों के सामने देख रहा हो। अपने मास्टर की बात सुनकर विषभानु के चेहरे के भाव कठोर हो गए। उसके दिल में अनगिनत सवाल चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उसने आखिरकार अपना सिर सहमति में हिला दिया। उसे पता था कि उसके मास्टर सिर्फ उसे डराने के लिए नहीं, बल्कि किसी गंभीर खतरे से उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आकर्ष बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसने सिर्फ रणवीर से बदला लेने के लिए 8 साल इंतजार कर लिया था, तो फिर अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि वह अपने दुश्मनों से बदला कितने खतरनाक तरीके से लेता होगा। लगता है मैं बेवजह ही मास्टर की चिंता कर रहा था। पास में खड़े विभाग प्रमुख भास्कर ने मन ही मन अपने आप से कहा। पहले उन्हें लगा था कि आकर्ष शायद दंश गुरुकुल के रणवीर का सामना न कर पाए, क्योंकि दोनों की ताकत में 2 स्तरों का अंतर था। इतना अंतर प्रतिद्वंदी को खत्म करने के लिए पर्याप्त था, इसलिए वह आकर्ष की मदद करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आकर्ष इतनी आसानी से रणवीर को मौत के घाट उतार देगा। बाकियों की तरह शुरुआत में उन्हें भी ऐसा ही लगा था कि रणवीर शायद पागल हो गया है। केवल अब जाकर उन्हें समझ में आया था कि रणवीर पागल नहीं हुआ था, बल्कि यह तो आकर्ष की क्षमता थी जिसने उसे भ्रमित कर दिया था। विश्वास नहीं हो रहा है कि इसके पास इतनी खतरनाक शैतानी युद्ध कला है। उपाध्यक्ष दीक्षित ने भी आकर्ष की ओर देखा और मन ही मन अपने आप से कहा। आकर्ष की शैतानी युद्ध कला को लेकर इस समय सवाल तो उनके मन में भी बहुत सारे थे, लेकिन अफसोस वह इस बारे में कुछ पूछ नहीं सकते थे। दंश गुरुकुल के लिए आज वाली घटना काफी बड़ी थी, लेकिन शाही परिवार के लिए यह बस एक सामान्य सी घटना थी। इसलिए उपाध्यक्ष दीक्षित ने प्रतियोगिता को आरंभ करने की घोषणा कर दी। घोषणा ने सभी की नजरों को आकर्षित किया और सभी का ध्यान उसी तरफ केंद्रित हो गया।
आखिरकार यह उस मुकाबले की शुरुआत थी जिसकी घोषणा 1 से 1.5 साल पहले हुई थी, यानी कि 10 देशों का महामुकाबला आज के योद्धाओं का चयन साम्राज्य के स्तर पर होने वाला था, जिसका मतलब था कि पूरे साम्राज्य से सिर्फ 5 ही उत्कृष्ट योद्धाओं का चयन होने वाला था, जिन्हें आगे भेजा जाएगा। इन 5 स्थानों को साम्राज्य की नई पीढ़ी का कोई भी योद्धा हासिल कर सकता था, अगर उसके पास क्षमता हो। तो इसी वजह से अपार शक्ति विद्यालय के सभी छात्र यहां पर इकट्ठा हुए थे, क्योंकि भले ही स्थान हासिल करना मुश्किल था, लेकिन हर कोई अपनी तरफ से कोशिश करना चाहता था। 5 में से 1 स्थान तो निश्चित रूप से इस आकर्ष का होने वाला है। पीछे बचे 4 स्थान, जिसमें से 1 सूर्य केतु का, 1 उरूमी का और 1 शलभ का होने वाला है, यानी कि सिर्फ एक आखिरी स्थान बचा है जिसके लिए सभी मुकाबला करने वाले हैं। एक छात्र ने पूरी गणना करते हुए कहा, अच्छा है कि रजत और वीणापति यहां पर नहीं है, वरना शायद इस आखिरी स्थान के लिए भी मुकाबला नहीं होता। तो क्या हुआ अगर वीणापति और रजत यहां पर नहीं है? इसका मतलब यह नहीं है कि हम आखिरी का स्थान हासिल कर सकते हैं। यह मत भूलो कि अभी भी विषभानु, उपमन्यु, बलदेव और सुप्रिया जैसे बहुत से मूल मंडल के योद्धा इस आखिरी स्थान को हासिल करने के लिए मुकाबला करने वाले हैं। उनके सामने कोई और कैसे टिकेगा? इनके अलावा राजकुमार जयंत भी तो है, निश्चित रूप से वह भी इस आखिरी स्थान के लिए मुकाबला करने वाले हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि उत्कृष्ट योद्धाओं के चयन के लिए भी जो योद्धा आगे आने वाले हैं, उनका मूल मंडल में प्रवेश करना अनिवार्य है। मूल मंडल का ऊर्जा स्तर नहीं तो उत्कृष्ट योद्धाओं के स्थान के लिए लड़ने की योग्यता भी नहीं। अपार शक्ति विद्यालय के बाकी सभी छात्र एक एक करके इस बारे में चर्चा करने लगे। विषभानु, तुम्हें आखिरी स्थान हासिल करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी। हमारे गुरुकुल ने तुम्हें आगे लाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर तुम इन 5 उत्कृष्ट योद्धाओं में से आखिरी का स्थान हासिल कर लेते हो, तो महाराज के द्वारा हमारे गुरुकुल को बहुत से पुरस्कार दिए जाएंगे। वरिष्ठ एल्डर वृषभ ने अपने शिष्य विषभानु को समझाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए मां, अगर रजत और वीणापति यहां पर नहीं आते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं आखिरी स्थान हासिल कर लूंगा। विषभान ने आत्मविश्वास से भरे स्वर में अपने मास्टर से कहा, मेरे ख्याल से यह बात तो तुम सभी को पता होगी कि सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं का ऊर्जा स्तर मूल मंडल में पहुंचा हुआ है, इसलिए उत्कृष्ट योद्धाओं का स्थान भी इन्हीं योद्धाओं में से कोई एक हासिल करेगा, जिसका मतलब है कि शून्य के मंडल से नीचे के सभी मंडलों के योद्धाओं को इस चयन प्रक्रिया से निष्कासित किया जाता है। वैसे तो तुम लोग इसका कारण अच्छे से जानते हो, लेकिन अगर अभी भी तुम में से कोई ऐसा है जिसके खून में कुछ ज्यादा ही गर्मी है, तो वह आगे जाकर मूल मंडल के योद्धाओं को चुनौती दे सकता है और उन्हें हराकर उत्कृष्ट योद्धाओं के बीच अपना नाम दर्ज करवा सकता है। उपाध्यक्ष दीक्षित ने अपार शक्ति विद्यालय के सभी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा। इस बार किसी भी छात्र ने उनके इस कथन से आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि उनका कहना बिल्कुल सही था। मंडल से नीचे के योद्धाओं को इस चयन प्रक्रिया में भाग लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। अगर कोई हिम्मत करके भाग भी लेता है तो इसका सीधा मतलब यह था कि वह अपने दुर्भाग्य को आमंत्रण दे रहा है, क्योंकि जीतने की तो कोई उम्मीद नहीं थी। उल्टा वह योद्धा अपने ही शरीर का नुकसान करवाने वाला था। देखकर अच्छा लगा कि तुम सभी मेरी बात अच्छे से समझ गए हो। चलो, अब जितने भी मूल मंडल के योद्धा हैं, वह आगे आ जाओ। उपाध्यक्ष दीक्षित ने कहा। तुरंत आकर्ष सहित मूल मंडल के कुछ योद्धा आगे आकर खड़े हो गए। यह कुल 9 योद्धा थे। आकर्ष, सूर्य केतु, उरूमी, शलभ, विषभानु, बलदेव, उपमन्यु, सुप्रिया और राजकुमार जयंत। तो अब मैं उपाध्यक्ष दीक्षित ने अपने सामने खड़े 9 योद्धाओं को संबोधित करते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि अचानक से सभी का ध्यान आसमान की ओर चला गया, जहां पर बादलों को चीरते हुए 2 ऊर्जा तरंगे प्रकट हो रही थीं। देखते ही देखते वह ऊर्जा तरंगे मानव शरीर का आकार लेने लगी। इनमें से जो पहली आकृति थी, उसने एक इंसानी शरीर धारण करने के बाद जमीन की तरफ उतरना शुरू किया। यह तो असली रजत है। नीचे भीड़ में खड़े एक छात्र ने हैरानी से भरे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, यह तो सच में रजत है।
लेकिन यह इस समय यहां पर कहीं यह भी तो उत्कृष्ट योद्धाओं के बीच अपना स्थान बनाने नहीं आया। एक दूसरे छात्र ने कहा। रजत रजत को देख आकर्ष की आंखें गुस्से से लाल होने लगीं। इस समय उसका पूरा ध्यान सिर्फ रजत पर आकर केंद्रित हो गया था। रजत सिर्फ साम्राज्य की नई पीढ़ी के 5 शक्तिशाली योद्धाओं में शामिल नहीं था, बल्कि उसकी एक दूसरी पहचान भी थी, जिस वजह से आकर्ष को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यह रजत आसुरी कमला गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख नागेश का गोद लिया बेटा था। यह वह गुरुकुल था जो आज के समय त्रिपुर गुरुकुल में शामिल हो चुका था। जब सब शौर्य गुरुकुल नष्ट हुआ था, तब इस आसुरी कमला दुगु भूमिका निभाई थी। हालांकि गुरुकुल के नष्ट होने के समय रजत वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन उससे नफरत करने के लिए यही वजह पर्याप्त थी कि वह दुश्मन गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख का बेटा है। बूम! अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए रजत सीधा उस स्थान पर कूदा जहां पर 9 मूल मंडल के योद्धा खड़े थे। आकर्ष बहुत लंबे समय के बाद रजत को देख रहा था और पहले की तुलना में रजत अब बहुत ही ज्यादा परिपक्व नजर आ रहा था। उसकी आंखों में अनुभव की एक छाप थी। जैसे ही आकर्ष ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से रजत के ऊर्जा स्तर का पता लगाया, उसके चेहरे के भाव अचानक से सख्त हो गए, जैसे उसने कुछ बहुत ही अविश्वसनीय देख लिया था। मैं देर से तो नहीं आया ना? उपाध्यक्ष दीक्षित रजत ने उपाध्यक्ष दीक्षित की ओर देखा और एक धीमी आवाज में पूछा। नहीं, तुम बिल्कुल समय पर आए हो। उपाध्यक्ष दीक्षित जानते थे कि आकर्ष और रंज पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने रजत के साथ ज्यादा उत्साह दिखाते हुए बात नहीं की। इस बीच सूर्य केतु, उरूमी और शलभ की नजरें भी रजत पर आकर टिक गईं, लेकिन रजत ने उन तीनों में से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान तो इस समय आकर्ष पर था। आकर्ष, कुछ साल पहले जब हम दोनों लड़े थे, उसमें तुमने मुझे हराया था, लेकिन आज मैं उस दिन की हार का तुमसे बदला लूंगा। रजत ने गंभीर स्वर में आकर्ष से कहा। अब तो बदला लोगे? आखिरकार पिछले कुछ सालों में तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा इतना साथ जो दिया है। आकर्ष ने बिना किसी भाव के और एक बहुत ही धीमी आवाज में जवाब दिया। उसका यह जवाब सुनकर रजत की आंखें एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई। उसके दिल में एक अजीब सा डर उत्पन्न हो गया और वह ही मन अपने आप से पूछने लगा कि कहीं आकर्ष को उसकी ताकत के बारे में पहले से पता तो नहीं चल गया है। रजत विषभानु का चेहरा इस समय तो पूरा उतरा हुआ था। थोड़ी देर पहले तक वह इस बात को सोचकर खुश हो रहा था कि आखिरी का स्थान तो उसी का होगा, क्योंकि वीणापति और रजत में से यहां पर कोई नहीं है। लेकिन रजत ने सामने आकर उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। पर फिर उसने किसी तरह से अपने आप को यह कहकर समझाया कि रजत तो साम्राज्य की नई पीढ़ी के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में आज के समय सबसे आखिर में आता है। तो अगर वह अपनी ताकत का सही से इस्तेमाल करे तो रजत को आसानी से हरा देगा। अब तो रजत भी यहां पर आ चुका है। लगता है आखिरी का स्थान इसी का होगा। माया साम्राज्य जाने वाले 5 उत्कृष्ट योद्धाओं के स्थान को लेकर अब कोई भी संदेह नहीं बचा है। कई लोगों ने अफसोस जताते हुए कहा, वैसे इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि बाकी के योद्धा कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वह रजत का सामना नहीं कर सकते हैं। आखिरी का स्थान हर कीमत पर उसी का होगा। अपार शक्ति विद्यालय के एक छात्र ने कहा। जब सभी रजत की जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, ठीक उसी समय आसमान से दूसरी आकृति भी जमीन की तरफ नीचे उतरी, जो रजत के साथ ही आई थी। यह भी एक व्यक्ति था जिसने एल रंग के कपड़े पहने हुए थे। इस व्यक्ति के शरीर से एक बहुत ही करक आभा निकल रही थी, जैसे इसके पूरे शरीर पर कांटे हों, और अगर कोई इसके करीब जाएगा तो वह अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। उम्र में यह व्यक्ति साम्राज्य की नई पीढ़ के 5 योद्धाओं से काफी छोटा था। उसके हाथ में एक तलवार थी और ललाट पर तलवार के जैसा एक निशाना बना हुआ था। लगता है मैं देर से नहीं आया, उस लाल रंग के कपड़े पहने युवक ने अपने आप से कहा, जिसकी उम्र 27 साल के लगभग थी। ये कौन है? पता नहीं, पर अगर रजत के साथ आया है तो इससे इसका जरूर कोई संबंध होगा। उस व्यक्ति को देख कुछ लोग धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। यह व्यक्ति हवा में उड़कर आया था, तो इससे यह तो स्पष्ट हो गया था कि यह मूल मंडल का योद्धा है।
लेकिन साम्राज्य की नई पीढ़ी में तो जितने भी मूल मंडल के योद्धा थे उनके बारे में सभी को पता था। तो फिर यह नया योद्धा कहां से आ गया? प्रतिभा के क्षेत्र में अगर इसकी तुलना की जाए तो यह पूरे अवंती साम्राज्य में सिर्फ आकर्ष से पीछे था। तलवार लाल रंग के कपड़े पहने उस युवक के हाथ में तलवार देख उरूमी की आंखों में मुकाबले का भाव नजर आने लगा। उसकी तलवार को देखकर ही वह समझ गया था कि वह युवक एक तलवारबाज है, और जिस प्रकार से उस युवक ने अपनी तलवार पकड़ रखी थी उससे यह बात सिद्ध हो गई थी कि उसके तलवारबाजी बहुत ही ज्यादा निपुण और उच्च है। छात्रों के अलावा इस समय जितने भी उम्र दराज योद्धा मैदान में मौजूद थे उनके चेहरे पर भी उस युवक को देख गंभीरता आ गई थी। उन्हें समझ में आ गया था कि यह लाल रंग के कपड़ा पहना युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ताकत के मामले में यह नई पीढ़ी के 5 योद्धाओं से बिल्कुल भी पीछे नहीं होगा। एक बुजुर्ग अवस्था के योद्धा ने कहा। एक और योद्धा लड़ने आ गया। सबसे ज्यादा खराब हालत तो विषभानु की थी। रजत की वजह से ही वह अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहा था, और अब इस लाल रंग के कपड़े पहने युवक के आने के बाद तो उसका हौसला धीरे धीरे करके टूटने लगा था। इस समय सिर्फ वही नहीं बल्कि राजकुमार जयंत और बाकी कुछ कमजोर योद्धाओं की हालत भी उसके जैसी ही थी। आकर्ष और नई पीढ़ी के 5 प्रतिभाशाली योद्धाओं में से 3 योद्धा उनके लिए काफी बड़ी चुनौती बने हुए थे। से में एक और शक्तिशाली योद्धा का आना उनकी पूरी उम्मीदों को तोड़ने के बराबर था। तुम यहां क्या? तुम्हें यहां पर शमशीर चाचा ने भेजा है। लाल रंग के कपड़े पहने उस युवक को देख रजत के चेहरे के भाव थोड़े कठोर हो गए और उसने एक गंभीर स्वर में पूछा। जैसे ही लोगों ने उसका यह सवाल सुना तो सभी को उस लाल रंग के कपड़े पहने युवक की पहचान के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज लगने लगा। जिस प्रकार से रजत इसके साथ बात कर रहा है उससे तो यही लगता है कि यह दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन यह शमशीर चाचा कौन है? क्या यह त्रिपुर गुरुकुल का कोई सदस्य है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने तो कभी भी त्रिपुर गुरुकुल में किसी ऐसे सदस्य के बारे में नहीं सुना जिसको शमशीर नाम से संबोधित किया जाता हो। अगर यह त्रिपुर गुरुकुल से नहीं है तो फिर यह है कौन? ज्यादातर लोग अभी भी उसकी पहचान को लेकर अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन कोई भी सटीक जवाब नहीं दे पा रहा था। मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ रजत, क्या तुम्हें भी यहां पर मास्टर ने भेजा है? लाल रंग के कपड़े पहने इस युवक ने रजत की तरफ देखा और एक शांत स्वर में पूछा। इस युवक ने रजत को उसका नाम लेकर संबोधित किया था और दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, जिससे सभी को यह अंदाजा तो लग गया कि यह लाल रंग के कपड़े पहना व्यक्ति रजत को कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से जानता है। ऐसा केवल तभी हो सकता था जब दोनों एक साथ अभ्यास कर रहे हों, यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो दोनों के मास्टर एक ही थे। रजत से सवाल करने के बाद उस लाल रंग के कपड़े पहने युवक ने उसके जवाब का भी इंतजार नहीं किया और सीधा दूसरी दिशा में देखने लगा जहां पर आकर्ष खड़ा था। आकर्ष को देखते ही उसके भावना चेहरे पर एक दुर्लभ सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे वह अपने किसी बहुत ही पुराने साथी से मिल रहा हो। कैसे हो आकर्ष? सब कुछ कैसा चल रहा है? लाल रंग के कपड़े पहने उस युवक ने आकर्ष की ओर देखते हुए पूछा। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ हॉट कहानियां यूट्यूब चैनल पर। उसकी आंखों में भी एक उत्साह की झलक थी। शायद वह भी इस इंसान से मिलकर काफी ज्यादा खुश था। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं, लाल रंग के कपड़े पहने उसे युवक ने जवाब दिया। कर्ण, मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि हम दोनों वापस इस तरह से इस जगह पर मिलेंगे। कुछ देर बाद आकर्ष ने एक गहरी सांस ली और उस लाल रंग के कपड़े पहने युवक को उसका नाम लेकर संबोधित किया। यह युवक कर्ण था, वही कर्ण जिससे उसकी सबसे पहली मुलाकात कल्पी राज्य के अंदर आयोजित शौर्य शिविर में हुई थी। उस समय आकर्ष और कर्ण दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, लेकिन फिर जैसे जैसे समय गुजरता गया दोनों के बीच की दोस्ती भी गहरी होती गई। दोनों ने एक साथ एक ही विद्यालय में प्रवेश भी पाया, जो कि था तक्षशिला विद्यालय। इन दोनों के अलावा उनके 3 दोस्त और भी थे जो उस समय इनके साथ ही तक्षशिला विद्यालय में पढ़ रहे थे। राघव, अंगद और विश्वजीत
तक्षशिला विद्यालय में पढ़ते समय ये पांचों एक ही साथ अपना समय व्यतीत किया करते थे। लेकिन फिर एक दिन कर्ण को चौरसिया परिवार के वरिष्ठ के द्वारा आकर्ष को चोट पहुंचाने के लिए मजबूर किया गया। कर्ण चौरसिया परिवार का एक दूर का सदस्य था, इसलिए वह चौरसिया परिवार की बात मानने के लिए मजबूर था। उस समय उसके पास दो विकल्प थे, या तो अपने दोस्त को बचाए या फिर अपने परिवार से अपना रिश्ता तोड़े। कर्ण ने उस समय अपनी दोस्ती को महत्व देते हुए चौरसिया परिवार से अपने रिश्ते तोड़ लिए और कल्पी राज छोड़कर चला गया। उस दिन के बाद आकर्ष को कर्ण की कोई भी खबर नहीं मिली। आकर्ष ने कभी नहीं सोचा था कि वह कर्ण से इस तरह अवंती साम्राज्य के शाही महल में फिर से मिल पाएगा। जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वह यह थी कि कर्ण अपने ऊर्जा स्तर में काफी तेजी से बढ़ोतरी कर रहा था। उसकी इस वृद्धि को देख आकर्ष अनुमान लगा पा रहा था कि कर्ण ने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ हासिल किया है। उसे कई सुनहरे अवसर मिले होंगे, जिसके बाद वह आज यहां तक पहुंच पाया होगा, वरना इतनी जल्दी मूल मंडल में प्रवेश करना अवंती साम्राज्य के किसी भी योद्धा के लिए संभव नहीं था। कर्ण जब आसपास खड़े लोगों ने देखा कि आकर्ष और वह लाल रंग के कपड़े पहना युवक एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो सभी हैरान रह गए। उनकी बातचीत से सभी को उस लाल रंग के कपड़े पहने युवक का नाम भी पता चल गया था। कर्ण क्या, तुम लोगों में से किसी ने कभी इस नाम के योद्धा के बारे में सुना है? नहीं, मैं तो इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूं। नई पीढ़ी में बहुत से योद्धा हैं जो प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनमें कर्ण नाम का कोई भी नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर नई पीढ़ी में ऐसा योद्धा है तो आज से पहले किसी ने तो इसके बारे में सुना होगा, वरना रजत और आकर्ष इसे कैसे जानते हैं? यह अजीब तो है। ऊपर से देखकर लग रहा है कि रजत से भी ज्यादा यह आकर्ष इस कर्म से परिचित है। आसपास खड़े सभी लोग धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। सभी की नजरों के बीच कर्ण ने अपना हाथ हवा में उठाया और अपनी जादुई अंगूठी में से कुछ निकाला। यह सोने के सिक्कों के बिल थे, जिनकी कीमत 10,000 सोने के सिक्कों के बराबर थी। ये सारे सोने के सिक्कों के बिलक ने आकर्ष की तरफ कर दिए। उसकी इस हरकत में लोगों को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। सभी जानना चाहते थे कि आखिर कर्ण करना क्या चाह रहा है। मुझे लगा था कि इतने सालों बाद तुम इस बारे में भूल चुके होंगे, लेकिन यह वाकई आश्चर्य की बात है कि तुम्हें अभी भी यह पैसे याद है। आकर्ष ने बिना किसी संकोच के 10,000 सोने के सिक्के अपनी जादुई अंगूठी में रख लिए और एक शांत स्वर में कर्ण से कहा। यह वह पैसे थे जो कर्ण ने काफी समय पहले आकर्ष से उधार लिए थे। दरअसल कल्पी राज्य छोड़ने से एक दिन पहले कर्ण अपने सभी दोस्तों से मिला था। उसने यह तो नहीं बताया कि वह राज्य छोड़ने वाला है, बस अपने दोस्तों से पैसों की मदद मांगी। उस समय आकर्ष ने कर्ण को पूरे 1 लाख चांदी के सिक्के उधार दिए। पैसों की जो प्रणाली थी उसके अनुसार 1 लाख चांदी के सिक्के 10,000 सोने के सिक्कों के बराबर थे। आज पैसे वापस लौटा कर कर्ण अपने ऊपर का कर्ज चुका रहा था। जरूरत के समय अगर मेरी कोई मदद करता है तो उसके कर्ज को मैं कैसे भूल सकता हूं? आकर्ष, तुमने मेरी मदद की थी तो मुझे तो अपना यह कर्ज चुकाना ही था। कर्ण ने हल्का मुस्कुराते हुए जवाब दिया। काफी बदल गए हो कर्ण, पहले इस प्रकार की बातें तुम नहीं किया करते थे। आकर्ष ने कहा। हालात देखकर बदलना पड़ता है। मूर्खों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। बहुत जल्द उनके अपने ही उनके विपरीत खड़े हो जाते हैं। कर्ण ने जवाब दिया। वैसे तुम यहां कैसे? मुझे लगा था कि तुम साम्राज्य से भी बाहर चले गए हो। आकर्ष ने पूछा गया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि आज उत्कृष्ट योद्धाओं का चयन होने वाला है तो मैं वापस लौट आया। मुझे पता था कि तुम इस जगह पर मुझे जरूर मिलोगे, और देखो, मेरा अंदाजा गलत नहीं निकला। कर्ण ने कहा। आकर्ष, यह युवक कौन है और तुम इसको कैसे जानते हो? उपाध्यक्ष दीक्षित ने एक आश्चर्य से भरे स्वर में आकर्ष से पूछा। उनका यह सवाल सुनकर सभी की निगाहें आकर्ष पर आकर टिक गई। स्वाभाविक था कि सभी को इसका जवाब चाहिए था। विशेषकर सूर्यकेतु उरूमी और बाकी के उन योद्धाओं को जवाब चाहिए था जो मूल मंडल में थे, क्योंकि कर्ण उनका काफी बड़ा प्रतिद्वंद्वी होने वाला था। से एक योद्धा ऐसा भी था जो इस समय घृणा से भरा हुआ था। यह योद्धा था
रजत दरअसल कर्ण को वह काफी पहले से जानता था, लेकिन आज से पहले कर्ण ने उसके साथ कभी भी शांति से बात नहीं की थी। उसकी नजरों में हमेशा बाकी सबके लिए एक हीन भावना होती थी, जैसे बाकी सब उससे पीछे हो। लेकिन आज जब वही कर्ण आकर्ष से मिल रहा था, तो उसका यह कठोर व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई और ही व्यक्ति बन चुका है। उपाध्यक्ष दीक्षित, यह मेरा बहुत पुराना दोस्त है। जब मैं कल्पी राज्य में प्रशिक्षण ले रहा था, उस समय यह भी मेरे साथ था। यह भी हमारे ही साम्राज्य का निवासी है। आकर्ष ने उपाध्यक्ष दीक्षित से कहा। वह तो यह बात है, यह वाकई काफी आश्चर्यजनक है कि इस अवंती साम्राज्य की नई पीढ़ी में ऐसा योद्धा भी है जो प्रतिभा और ताकत के मामले में पांचों योद्धाओं को टक्कर दे रहा है, लेकिन उसके बारे में किसी ने भी नहीं सुना है। लगता है तुम्हारे इस दोस्त ने आज तक अपनी मौजूदगी को बाकी सभी से काफी अच्छी तरह से छुपा रखा है। उपाध्यक्ष दीक्षित ने कहा, मैं ऐसा चाहता तो नहीं था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी थी। कर्ण ने पहले उपाध्यक्ष दीक्षित की ओर देखा और वापस से उसी स्वर में जवाब दिया जिस स्वर में वह पहले बात किया करता था, यानी कि अपने कर्कश स्वर में। तो यह व्यक्ति कर्ण भी हमारे ही साम्राज्य का निवासी है। लगता है हमारे साम्राज्य की जमीन पर आज भी ऐसे बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। लोग एक बार फिर से कर्ण के बारे में चर्चा करने लगे थे, लेकिन इस बार सभी के चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव था। कुछ अभी भी इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो कर्ण की प्रतिभा देख पूरी तरह से हताश हो गए थे। धत, तेरी इतनी बेकार किस्मत कैसे हो सकती है? एक योद्धा आया और वह भी इस आकर्ष का दोस्त निकला। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किस्मत ने जानबूझकर इसी समय पर मुझे तंग करने के लिए इस व्यक्ति को यहां पर भेजा है। जयंत मन ही मन इस समय गुस्से से आग बबूला हो रहा था। विषभानु की तरह शुरुआत में उसे भी पूरा विश्वास था कि आखिरी का स्थान तो वह किसी भी तरह हासिल कर ही लेगा, लेकिन अब रजत और कर्ण के आने के बाद उसकी उम्मीदों पर भी पानी फिर रहा था। सोचा नहीं था कि ऐसे आखिरी समय पर कर्ण और रजत यहां पर आ जाएंगे। अब लगता है कि यह मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। यह कर्ण भी कुछ कम नहीं लग रहा है। देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसे भी आखिरी स्थान हासिल करने पर पूरा आत्मविश्वास है, लेकिन यह किस मंडल के किस स्तर का योद्धा है, यह अभी भी पता नहीं चला है। इसलिए कहना मुश्किल है कि यह जीत सकता है या नहीं। मेरे ख्याल से तो इसके जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि रजत इस कर्ण से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। यह स्पष्ट कर रहा है कि कर्ण रजत से तो ज्यादा शक्तिशाली है। वैसे इसका मतलब यह भी हुआ कि अब प्रत्येक योद्धा को स्थान के लिए मुकाबला करना होगा। अगर रजत और कर्ण नहीं आए होते तो सीधे ही आकर्ष, सूर्यकेतु, उरुमी और शलभ को 4 स्थान दे दिए जाते, लेकिन अब उनके आने के बाद मुकाबला होना तो निश्चित है। लोग एक बार फिर अपने अपने अनुमान लगाने शुरू कर चुके थे। उपाध्यक्ष दीक्षित, आपको नहीं लगता कि रजत और कर्ण का यहां पर ऐसे अचानक से आना उन्हें इस मुकाबले से बाहर कर रहा है? उत्कृष्ट योद्धाओं के चयन की इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी योद्धाओं को पहले अपार शक्ति विद्यालय का छात्र बनना जरूरी था, लेकिन इन दोनों ने इस नियम की पालना नहीं की, तो इस हिसाब से अब इनको इस मुकाबले में भी भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? अचानक राजकुमार पारस आगे आया और एक तेज आवाज में उपाध्यक्ष दीक्षित से सवाल किया। उनके इस सवाल ने बहुत से योद्धाओं को मन ही मन एक खुशी दे दी थी। अगर सच में, जैसा कि राजकुमार पारस ने कहा था, कर्ण और रजत को मुकाबले से बाहर कर दिया जाता है, तो यह सभी 5वें स्थान के लिए मुकाबला कर सकते थे। वैसे कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिनको राजकुमार पारस का यह कथन बिल्कुल भी सही नहीं लगा। उनके हिसाब से तो हर किसी को अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलना चाहिए था। अगर सभी कमजोर को ही आगे करना, तो फिर इस चयन प्रक्रिया का क्या मतलब? शाक्य, आपका इसके बारे में क्या विचार है? उपाध्यक्ष दीक्षित ने अपने साथ खड़े उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी से पूछा, जो इतनी देर से शांत होकर सभी की बातें सुन रहा था। यह व्यक्ति, जिसका नाम शाक्य था, यह भी उपाध्यक्ष दीक्षित की ही भांति शाही परिवार के 5 रक्षक एल्डरों में शामिल था। उपाध्यक्ष दीक्षित का सवाल सुनकर शाक्य कुछ सोचने लगे।
थोड़ी देर बाद उन्होंने राजकुमार पारस की तरफ देखा और बड़ी ही संजीदगी से कहा, पारस, मेरे हिसाब से तो अपार शक्ति विद्यालय सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि सभी छात्र अपने आप को प्रशिक्षित कर सके। इसका चयन प्रक्रिया में शामिल होने वाले योद्धाओं से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा तुम्हें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि माया साम्राज्य में हम योद्धाओं को भेज क्यों रहे हैं। हम अपने सबसे उत्कृष्ट योद्धाओं को वहां पर इसलिए भेज रहे हैं ताकि अपने साम्राज्य को जीत दिला सकें। इसलिए जिसके पास भी उच्च प्रतिभा और अच्छी क्षमता है वह इस चयन प्रक्रिया के मुकाबले में भाग ले सकता है। सोच कर देखो, अगर 5वां स्थान कोई ऐसा योद्धा हासिल कर लेता है जिसके पास अच्छी क्षमता नहीं है, तो फिर इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? निसंदेह यह नुकसान हमारे साम्राज्य को होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन दोनों ने अपार शक्ति विद्यालय में छात्र के तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं है कि हम इन्हें बाहर रख दें। अगर महाराज को इस बारे में पता चल जाता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह भी यही फैसला करेंगे। शाके ने यह सब कुछ इतने तर्कपूर्ण और न्याय संगत तरीके से कहा कि उसके शब्दों ने वहां मौजूद अधिकांश लोगों को स्तब्ध कर दिया। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनके कथन के खिलाफ जा सकता था। उपाध्यक्ष दीक्षित शाक्य का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस बारे में हमें एक बार मेरे बड़े भाई से सलाह ले लेनी चाहिए। राजकुमार पारस ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मैं शाक्य की बात से पूरी तरह सहमत हूं। जैसे ही राजकुमार पारस की बात खत्म हुई, एक गहरी और गूंजती हुई आवाज ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दूर आसमान में इस समय एक मध्य अवस्था का आदमी खड़ा था, जिसने रेशमी वस्त्र पहने हुए थे और नीचे खड़े बाकी सभी योद्धाओं की तरफ देख रहा था। उसके पीछे एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी भी था, जो एक परछाई की तरह उनके साथ चल रहा था। उसके शरीर से एक रहस्यमय आभा निकल रही थी। अथर्व मंडल के 5वें स्तर का योद्धा आकर्ष ने जैसे ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उस योद्धा के ऊर्जा स्तर का पता लगाया तो वह चौंक पड़ा। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ उसने पीछे परछाई की तरह चल रहे हैं उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के ऊर्जा स्तर का भी पता लगाया। जवाब जानकर एक बार फिर उसकी भौह तंग गई। आगे चल रहा रेशमी वस्त्र पहना मध्य अवस्था का आदमी अथर्व मंडल के 5वें स्तर का योद्धा था, जबकि उसके पीछे चल रहा बुजुर्ग अवस्था का आदमी अथर्व मंडल के 6ठे स्तर का योद्धा था। उसकी पहचान के बारे में तो आकर्ष को पता नहीं था, लेकिन उसके ऊर्जा स्तर को देख वह एक अंदाजा लगा पा रहा था कि यह आदमी भी शाही परिवार के 5 रक्षक एल्डरों में से एक होना चाहिए। प्रणाम महाराज। जैसे ही सभी की नजर उस मध्य अवस्था के आदमी पर पड़ी तो सभी ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और उसे प्रणाम करने लगे। कुछ तो सीधा घुटनों के बल बैठ गए थे। इस समय सिर्फ आकर्ष कर्ण और विभाग प्रमुख भास्कर ही ऐसे थे जो अभी भी अपनी जगह पर बिल्कुल शांत होकर खड़े थे। ना तो उन्होंने प्रणाम किया था और ना ही अपना सिर झुकाया था। अवंती साम्राज्य का राजा। आकर्ष ने दोबारा से उस मध्य अवस्था के आदमी की तरफ देखा और उसका मूल्यांकन करने लगा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके सामने राजा है। वह बस यह देखना चाह रहा था कि राजा का स्वभाव कैसा है और वह किस प्रकार का इंसान है। कल्पी राज्य के राजा की तुलना में अवंती साम्राज्य का राजा हर क्षेत्र में आगे था। कल्पी राज्य का राजा तो अभी तक सिर्फ मूल मंडल में ही पहुंच पाया था, जबकि अवंती साम्राज्य का राजा अथर्व मंडल के 5वें स्तर तक पहुंच चुका था। दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था, जिसे अगर कल्पी राज्य का राजा कभी भरना भी चाहे तो भी नहीं भर सकता था। तुम्हारी इतनी हिम्मत। ठीक इसी समय पर किसी की बहुत ही कर्कश आवाज आकर्ष के कानों में गूंजी। यह आवाज राजकुमार पारस की थी, जो गुस्से में आकर्ष और कर्ण को घूर रहा था। आकर्ष, कर्ण, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई महाराज के सामने इस तरह से खड़े रहने की? क्या तुम जानबूझकर हमारे महाराज का अपमान कर रहे हो? कहीं तुम दोनों को ऐसा तो नहीं लगता कि अब तुम दोनों इतने का हो गए हो कि राजा के सामने सीना तानकर खड़े हो सकते हो? राजकुमार पारस ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसे तो आकर्ष से बदला लेने का एक सुनहरा अवसर चाहिए था, और अब जब उसे अवसर मिल गया था तो वह इससे कैसे चूक सकता था?
राजकुमार पारस, अगर हमारे इस तरह से खड़े होने पर महाराज को कोई आपत्ति होती तो वह खुद कुछ कह देते। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा है तो फिर तुम किस अधिकार से शोर मचा रहे हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम खुद महाराज से बड़े हो गए हो, जो उनकी जगह कोई भी फैसला ले सकते हो? आकर्ष ने उसी लहजे में जवाब दिया जिस लहजे में राजकुमार पारस ने उस पर आरोप लगाया था। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, और तुम विषय बदलने की कोशिश मत करो। राजकुमार पारस ने अपने मन में उठ रहे गुस्से के तूफान को शांत करते हुए कहा, मैं विषय बदल रहा हूं। राजकुमार पारस के इस कथन का आकर्ष कोई जवाब देने वाला ही था कि तभी पास में खड़े विभाग प्रमुख भास्कर ने कहा, पारस, मुझे लगता है कि आकर्ष भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब महाराज ने अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की है तो तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले आरोप लगाने के लिए? तो मैं भी कह सकता हूं कि मेरे यहां पर आने के बाद तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया और ना ही अपना सिर झुकाया। क्या तुम अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार हो? विभाग प्रमुख भास्कर का जवाब सुनकर राजकुमार पारस का चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो गया। उसका मन तो किया कि वह कोई जवाब दे दे, लेकिन फिर जब उसे याद आया कि विभाग प्रमुख भास्कर का पद और उनकी पहचान क्या है, तो उसने किसी तरह से अपने आप को चुप करवा दिया। विभाग प्रमुख भास्कर ने भी आज आकर्ष को भाई कहकर संबोधित किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आकर्ष ने ही उन्हें मना किया था कि वह सभी के सामने उसकी पहचान को उजागर न करें। विभाग प्रमुख भास्कर, आप भी कहां बच्चों की बात का बुरा मान रहे हैं? पारस नासमझ है, उसकी गलती को माफ कर दीजिए। विभाग प्रमुख भास्कर को गुस्से में देख आखिरकार राजा ने बीच में हस्तक्षेप किया और उनके गुस्से को शांत करने की कोशिश की। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ हॉट कहानियन यूट्यूब चैनल पर।